हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अमाइंस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर। आई होप आप सभी ने चैप्टर पहले अच्छे से गो थ्रू किया होगा और इस सेशन की हेल्प से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो अमाइंस में जितने भी वैरायटी के सवाल, चाहे वो जेई एस्पिरेंट हो आप, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो, जिस भी पेपर के अंदर अमाइंस का कोई सवाल दिखेगा तो वो आप बनाने की स्थिति में होंगे। ऐसी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और आज का सेशन जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल रहा है, तो कोशिश अपन यही करेंगे कि जितनी ज्यादा एनर्जी हम लोग लाइव सेशन को देखते समय लगाते हैं उतना ही सिंसियरिटी से आपको बेटा ये लेक्चर भी अटेंड करना है। मेक श्योर जैसे ही स्क्रीन पर सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद एक बार खुद से उसको इवेल्युएट करना है, सोचना है, और लास्ट में जब आप सभी सवालों को एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि कितने सवालों में से कितने आपने करेक्टली अटेम्प्ट किए थे। अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं विच इज अमाइंस, जिसको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी कहा जाता है, तो इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, एनिलीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, तो इन सभी की चर्चाएं हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। जैसे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हुआ, या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हुआ, गैब्रियल थैलिमाइड हुआ। इसके अलावा अगर आप अच्छे से जानते हो तो हाइजेनबर्ग टेस्ट, जो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज किया करते हैं। इसके अलावा एनिलीन की जहां तक चर्चाएं हैं तो एनिलीन का नाइट्रेशन, एनिलीन का सल्फोनेशन, एनिलीन का डायजोटाइजेशन, कपलिंग रिएक्शन, गेटरमैन, सैंडमेयर, इस तरह की वैरायटी ऑफ रिएक्शंस को हम लोग अमाइंस वाले चैप्टर में कवर अप करते हैं। तो चलिए सेशन से स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं। पहला सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से सोचेंगे, उसके बाद वीडियो को वापस से स्टार्ट करके आप जरा करेक्ट आंसर को चेक करने की कोशिश करेंगे। और नीचे जाते जाते बताना मत भूलिएगा कितने सवाल आपने ईमानदारी से करेक्टली अटेम्प्ट किए थे। चलिए, तो सबसे पहला सवाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, ये जेईई मेन 2021 का पीवाईक्यू है, रिलेटिवली बहुत सिंपल सवाल है। तो एक बार मैं साइड हटता हूं, आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से सोचो किसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। एक बार मैं साइड हट रहा हूं, आप जरा क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। चलिए, शायद आपने क्वेश्चन को अच्छे से विजिट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो यहां पर आपसे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के बारे में चर्चा करवाई जा रही है और आपसे बोला जा रहा है कि अगर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हम लोग एनिलीन के साथ कराएंगे तो बताओ ये क्या फाइनल मेजर प्रोडक्ट आपको देगा। तो ये आई थिंक आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होती है उसके अंदर हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ बेस लेके चलते हैं, साथ में हीट करना पड़ता है, कार्बीन यहां पर जनरेट करते हैं जो कि एक इंटरमीडिएट होता है, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन। और यहां से जो आपको फाइनली स्ट्रक्चर मिल रहा होगा उसमें आपको यहां पर आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। यानी ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन है जिसको हम लोग कार्बाइल अमाइन कहते हैं, ये 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक की ही केमिकल रिएक्शन है। यानी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन कभी भी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन शो नहीं करते। इसको आप एज अ टेस्ट भी ले सकते हो, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें बनने वाला जो कंपाउंड है विच इज आइसोसाइनाइड, ये एक फॉल स्मेलिंग इरिटेटिंग स्मेल होती है आइसोसाइनाइड की। तो इससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे इजिली तौर पर कि ये जो कंपाउंड है ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्सरी अमाइन है। तो अगर ऑप्शंस को चेक करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो फोर्थ होगा वो करेक्ट आंसर आएगा? बोलो यार। हाँ, तो अगर आपका सवाल सही हो तो अपने आप को +4 देने हैं, गलत हो गया हो तो -1, ईमानदार रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। आपसे बोला गया है कि बताइए इन तीनों में से या इन चारों में से ऐसे कितने अमाइंस हैं जिनको हम लोग गैब्रियल थैलिमाइड से बना सकते हैं अच्छी ईल्ड के अंदर। तो एक बार आप जरा सवाल अच्छे से देखो और जरा वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो कि इसका पॉसिबल आंसर क्या आएगा, है ना। अपना टाइम आप इजीली तौर पर वीडियो को पॉज करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर मैं चारों अमाइंस को ध्यान से देखूं तो नॉर्मली हम लोग जब भी गैब्रियल थैलिमाइड की बात करते हैं तो अक्सर वहां पर 1 डिग्री अमाइन ही बनाया जाता है। यानी कार्बाइल अमाइन तो 1 डिग्री अमाइन का केमिकल रिएक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं और गैब्रियल थैलिमाइड को 1 डिग्री अमाइन के प्रिपरेशन के तौर पर देख सकते हैं। इसका मतलब 1 डिग्री अमाइन को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है आपका गैब्रियल थैलिमाइड। तो क्या सर सभी 1 डिग्री के अमाइन बनाए जा सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। 1 डिग्री का अमाइन वो ही बनाया जा सकता है जिसमें SN2 हो।
सर अमाइन में SN2, मैं समझा नहीं बेटा। देखो इसको सोचने का सिंपल सा तरीका है, जहां जहां पर भी आपको NH2 दिख रहा है, आप उस NH2 को आयोडीन से रिप्लेस कर दो। जैसे मान लेते हैं मैं C कंपाउंड की बात कर रहा हूं, बोर्ड पर देखिएगा मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप इस NH2 को किससे रिप्लेस कर दो बेटा, आयोडीन से। जैसे ही आपने इस NH2 को आयोडीन से रिप्लेस किया, क्या फाइनल मॉलिक्यूल के तौर पर आप यह बना पाओगे? अब चेक कर लो कि क्या इस मॉलिक्यूल में SN2 हो सकती है क्या। अगर इस मॉलिक्यूल में SN2 हो सकती है, इसका मतलब है गैब्रियल थैलिमाइड दिखा सकता है। अगर SN2 नहीं हो सकती होगी तो ये SN2 अगर नहीं हो सकती है तो आप इस अमाइन को नहीं बना पाओगे। अब जरा चेक करो, क्या पहले केस में अगर मैं NH2 को I से रिप्लेस करूंगा तो क्या ये SN2 दिखाएगा? हां सर दिखाएगा। इसमें अगर करूंगा तो दिखाएगा क्या? हां सर बिल्कुल दिखाएगा। एनिलीन में आपको पता है अगर मैं इसको आयोडीन से रिप्लेस करता हूं, जैसे ही आप NH2 को आयोडीन से रिप्लेस करेंगे, ये तो SN2 का SN1 भी नहीं दिखाता था, क्योंकि आयोडीन जो यहां पर लीविंग ग्रुप है वो तो रेजोनेंस कर रहा है पाई के साथ। इसका मतलब अगर आप इस अमाइन को नहीं बना सकते हो तो बाकी तीन को तो बना ही सकते हैं। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे हो सकता है सोच रहे हो कि सर यहां पर SN2 का लॉजिक क्या है, वो जरा बता दीजिए। तो बेटा SN2 का सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता ही होगा कि जो गैब्रियल थैलिमाइड है उसका जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है यही थैलिमाइड होता है, इसी को हम लोग थैलिमाइड कहते हैं। अब इस थैलिमाइड के ऊपर आप 3 तरह के डिफरेंट रिएजेंट डालते हो। पहले स्टेप में बेस होता है, सेकेंड स्टेप में RCH2I होता है, और तीसरे स्टेप में कराया जाता है इसका हाइड्रोलिसिस। तो पहले स्टेप में आपको पता है बेस यहां से H निकालता था, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आता था, वो कार्बन पे अटैक करता था, SN2 होता था, आयोडीन लीविंग ग्रुप होता था। अगले स्टेप में आप उसका हाइड्रोलिसिस कराते थे। तो तीनों ही रिएजेंट को डालने के बाद जो फाइनल कंपाउंड बनता था उसमें आपको एक तो दिखाई देता था थैलिक एसिड, और दूसरा जो कंपाउंड यहां पर फॉर्म होता था उसी को तो हम लोग 1 डिग्री अमाइन कहते थे। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि इसको बनाने के लिए अगर मैं NH2 को I से रिप्लेस कर दूं तो ये अमाइन बनाया जा सकता है, क्योंकि जब तक अटैक नहीं होगा, जब तक इस सेकंड स्टेप में SN2 नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं बना पाओगे। तो यही अप्रोच हमने यूज की है। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। चलिए साहब बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड। ये सिंगल चॉइस सवाल है। अब इसकी सबसे खासियत क्या है कि यहां पर आपको कॉमन नेम या फिर IUPAC नेम का आइडिया होना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन की बात करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये तो N ब्यूटाइल अमाइन है, इसका मतलब 4 कार्बन है और यहां पर NH2 लगा हुआ है, बोलो यार। बी वाले में N ट्राई इथाइल अमाइन है, इसका मतलब इस नाइट्रोजन पे तो 3 इथाइल लगे, ये तो 3 डिग्री का अमाइन हो गया। टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन का मतलब यह है कि यहां पर NH2 लगा हुआ है, और नियोपेंटाइल अमाइन का मतलब है आपको यह स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर आप चारों कंपाउंड को ध्यान से चेक करोगे तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि पहले वाला ही इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें आप SN2 करा पाओगे? 3 डिग्री तो वैसे ही नहीं बना सकते, क्योंकि 3 डिग्री अमाइन तो बनाया नहीं जा सकता है। अब क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री का है और आपको पता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में तो SN2 ही नहीं होता, वहां तो E2 हो जाता था या फिर SN1 हो जाता था, डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट। सेम ये नियोपेंटाइल है, क्योंकि बीटा कार्बन पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये भी SN2 नहीं दिखा पाएगा। तो इकलौता कंपाउंड जो SN2 दिखा सकता है NH2 को I से रिप्लेस करने के बाद, वो आपका पहला ही स्ट्रक्चर रहा होगा, पहला ही कंपाउंड रहा होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। मेक श्योर अगर आपका आंसर सही हो तो +4, गलत है तो बेटा अफसोस -1 देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम पैटर्न का एक बार खुद से सोचो, वीडियो को पॉज मारो, खुद से सोचो। आई थिंक आपने सोचा होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना, गुड ईल्ड के बारे में पूछा है कि कौन सा अमाइन में अच्छी ईल्ड में बना सकता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि करेक्ट आंसर ए आ जाएगा? भाई ये तो 2 डिग्री अमाइन है, बनाया नहीं जा सकता। इसकी चर्चा अभी हमने डिटेल में की पिछले सवाल में। आई लगाओगे तो SN2 नहीं दिखाएगा, और ये तो अमाइन ही नहीं है, तो अमाइड है। अमाइड तो बनाते ही नहीं है, उसको तो एज अ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। इसका मतलब ना तो बी हो सकता है, ना ही सी हो सकता है, ना ही डी हो सकता है। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए साहब अब देखो अगला सवाल कुछ इसी तरह का है, यानी गैब्रियल थैलिमाइड के बहुत सिलेक्टिव टाइप के सवाल ही मिलेंगे आपको, चाहे जेई की बात करें चाहे नीट की बात करें। अच्छा, काफी बच्चों का ये भी डाउट होता है कि सर मैं तो जेई एस्पिरेंट हूं, क्या मैं देख सकता हूं? देख सकता है बेटा। नीट एस्पिरेंट हूं आप भी देख सकते हो, 12वीं के देख सकते हो, ड्रॉपर देख सकते हो, 11वीं के अगले साल देखोगे, अगले साल 12वीं में आओगे तो आप भी देख सकते हो। अच्छा,
क्या यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है? बोलो यार, है कि नहीं? ब्रोमीन पे डेल्टा नेगेटिव है, कार्बन पे डेल्टा प्लस है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज पहले कार्बन पे अटैक करेगा, Br चला जाएगा, SN2 हो जाएगा। जैसे ही SN2 होगा, फाइनल फोटो क्या आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने वाली है? जरा चेक कीजिएगा। यहां नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोजन पे जुड़ चुका है CH2 पर आ चुका है PH। और जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब सर बेटा नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव है, दोनों कार्बन पे डेल्टा प्लस है, तो जैसे ही आप ये बॉन्ड तोड़ दोगे, कौन से बॉन्ड की चर्चा कर रहे हैं? एक तो ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड। तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे फाइनल कंपाउंड के तौर पर क्या मिल जाएगा? PHCH2 NH2 यानी बेंजाइल अमाइन मिलेगा। और बेंजाइल अमाइन का मतलब डी ऑप्शन। समझ पा रहे हो बेटा? चलिए अगला सवाल। हिंसबर्ग रिएजेंट के ऊपर बहुत ज्यादा गहन चर्चा करना पसंद करता है एग्जामिनर। ध्यान रखिएगा, उसके दिल के बेहद करीब है। नीट के एग्जाम की बात करें, जेई की बात करें, रिपीटेटिव तौर पर इस रिएजेंट से सवाल आता है। अब आप देखोगे जेई मेन 2024 का PYQ है, क्वेश्चन में पूछा था कितने ऐसे कंपाउंड है जो हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करेंगे। अच्छा, काफी बच्चे इसको कोरिलेट करते हैं किसी और बात से। कैसे? जैसे क्वेश्चन में दूर दूर तक ये तो नहीं लिखा था कि प्राइमरी बताओ, सेकेंडरी बताओ, टर्सरी बताओ। अच्छा, हिंसबर्ग का काम क्या है? तो मैंने कहा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का काम होता है। पर प्राइमरी को डिस्टिंग्विश करने के बाद का जो ऑब्जर्वेशन आता है वो क्या होता है कि दैट कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन एल्कली। सेकेंड डिग्री के केस में क्या होता है? दैट कंपाउंड इज नॉट सॉल्युबल इन एल्कली। और टर्सरी में तो रिएक्शन करना ही पसंद नहीं करता है, वो पहला ही स्टेप नहीं होके देता है। इसका मतलब क्या आपसे क्वेश्चन में दूर दूर तक ऐसी चर्चाएं की गई हैं क्या कि ये वाला कंपाउंड बताओ जो सॉल्युबल होगा एल्कली में या इनसॉल्युबल होगा एल्कली में? ये चर्चाएं तो नहीं की गई हैं। इसका मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को काउंट करना है। अब कुछ बच्चे यहां पर प्राइमरी काउंट कर आंसर रिपोर्ट कर देते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है। तो बेटा क्या इसमें कहीं दूर दूर तक आपको लिखा दिया है क्या कि सॉल्युबल बताओ कंपाउंड, वही टिक करो? नहीं, रिएक्शन करेगा वो बताओ। रिएक्शन तो प्राइमरी भी करता है, सेकेंडरी भी करता है। इसका मतलब क्या मैं पहले वाले को क्रॉस कर दूं? हां, क्यों सर क्रॉस क्यों? बेटा ये तो डाइजोनियम सॉल्ट है, ये तो अमाइन ही नहीं है, तो ये रिएक्शन कैसे करेगा? क्या ये अमाइन है क्या? रिएक्शन तो अमाइन की है ना, टेस्टी अमाइंस का होता है, तो ये भी नहीं करेगा। अच्छा, ये 1 डिग्री का अमाइन है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। ये कौन से डिग्री का अमाइन है बताना जरा? है टर्सरी? हाँ बिल्कुल सही बोला। नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ लगाए ना, यानी ये भी नहीं दिखाएगा रिएक्शन। अच्छा, क्या ये सेकेंडरी अमाइन है? हाँ, तो रिएक्शन दिखाएगा। क्या टर्सरी है? नहीं दिखाएगा। क्या प्राइमरी है? दिखाएगा। क्या सेकेंडरी है? हाँ सर दिखाएगा। पाइरिडीन में तो नाइट्रोजन के साथ H ही नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो अमाइन ही नहीं, ये तो ईमाइन है। ईमाइन, कार्बन N के बीच में पाई बॉन्ड होता है, दैट इज ईमाइन। अमाइन की रिएक्शन है, ईमाइन की नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं दिखाएगा। ये 1 डिग्री का है तो दिखाएगा, ये अमाइन ही नहीं है तो नहीं दिखाएगा। अब आप चेक कर लो इसमें कितने कंपाउंड ऐसे हो गए जो रिएक्शन दिखा पा रहे हैं। ये पहला कंपाउंड हो गया सर, ये दूसरा कंपाउंड हो गया, ये तीसरा कंपाउंड हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो क्या आप सभी का भी आंसर 5 ही आ रहा है? क्या आपने भी 5 ही पे टिक किया था? क्या आप भी उन्हीं में हैं जिन्होंने 5 टिक किया है? अगर हां तो आपको 4 नंबर मुबारक हो, अगर नहीं है तो बेटा कायदे में -1 तो देना बनता ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं और कोशिश यही कर रहे हैं कि बाकी सेशंस की तरह इस सेशन में भी कुछ नया आपको सीखने को मिले, कुछ अच्छे सवाल की प्रैक्टिस आप करो, आपका एक लेवल अप हो पाए। आपसे बोला गया है कि एक कंपाउंड है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हमें पता है इसको हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। उसकी जब रिएक्शन करवाई गई है तो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना है एल्कलाइन सॉल्यूशन में। जैसे इसने शब्द लिख दिया ना इनसॉल्युबल, तुरंत आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ये तो सेकेंडरी अमाइन की चर्चा कर रहा है, यानी तो सेकेंडरी अमाइन है। तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा कि ये तो हो ही नहीं सकता सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ये तो 1 डिग्री का अमाइन है तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। अब हमारे वाला कौन सा है, आइए ढूंढते हैं। बोर्ड पर देखिएगा, आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा अमाइन बताओ जो इथाइल क्लोराइड के साथ अमोनोलिसिस कर रहा हो। अब सर ये अमोनोलिसिस क्या होता है? बेटा हाइड्रोलिसिस का मतलब बता क्या होता है? सर कोई भी बॉन्ड को पानी से तोड़ते हैं तो सेम कोई भी बॉन्ड को अमोनिया से तोड़ दो तो अमोनोलिसिस हो गया ना वो। अब जरा सोच के बताइएगा, मान लेते हैं
आपने स्टार्ट किया होता 1 डिग्री अमाइन से, और 1 डिग्री अमाइन पर आपने क्या ऐड किया होता, ETCl। सर ये ETCl कहां से आया बेटा, देखना खुद से लिखाई तो हुआ है, ETCl में डालो, इथाइल क्लोराइड में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि RNH2 तो एक न्यूक्लियोफाइल है, बोलो यार, और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से कार्बन पे अटैक करेगा, Cl यहां से चला जाएगा, तो यही तो हुआ ना SN2, यही तो SN2 हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से बन चुका होगा RNH के साथ ET, और ये कौन से डिग्री का अमाइन है, सर ये तो सेकेंडरी अमाइन है, और अगर ये सेकेंडरी अमाइन है, ET दिखना चाहिए NH के साथ। क्या पहले केस में N के आजू बाजू कोई ET है, नहीं सर। क्या तीसरे में आजू बाजू कहीं ET है, नहीं सर। चौथे में दिख गया होगा शायद आपको, ये रहा ET जिसकी आपको तलाश है, दिस इज ET। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप, चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर आ जाते हैं बेटा। अगला सवाल जो आपसे दिया गया है वो HBD के बारे में है। मैं जरा साइड हटता हूं, अच्छा सवाल है, कुछ सिखा के जाएगा आपको। एक बार आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो और फिर मुझे बताओ कि क्या ऑप्शन आएगा। चलिए, आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोल रहा है कि बताओ इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें HBD का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब HBD रिएक्शन में आपको पता है प्राइमरी अमाइड को कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन में, Br2NaOH रिएजेंट लेते हैं, 1:4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, 1 मोल Br2 4 मोल बेस के साथ रिएक्शन करके बनाता है प्राइमरी अमाइन, साथ में Na2CO3 बनता है। अब आप चेक करो पहले वाले रिएक्शन से, क्या ये अमाइड दिया हुआ है, हां सर। क्या Br2NaOH है, हां सर। क्या एक कार्बन कम का अमाइन बन रहा है, हां सर। इसका मतलब इसमें तो बेटा HBD का इन्वॉल्वमेंट है। आपसे पूछा कहां, नहीं है, डज नॉट इन्वॉल्व। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं, जरा चेक करके बताओगे, साइनाइड में बेस डाला साथ में वाटर है। आपको पता होना चाहिए कि जो साइनाइड होता है ना, उसका 2 टाइप का हाइड्रोलिसिस करा सकते हो आप। 2 टाइप का हाइड्रोलिसिस का मतलब सर, आइए बेटा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बोर्ड पर देखिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं आपने इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया या किसी ने इसका पार्शियल करवाया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और पार्शियल हाइड्रोलिसिस से आपको मिलेगा अमाइड। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट है कि पार्शियल है, बेटा आपको अगला रिएजेंट चेक करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में Br2NaOH है, और ऐसी कोई रिएक्शन आपने पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ी है क्या जिसमें कार्बोक्सिलिक Br2NaOH के साथ रिएक्शन करता हो। भाई Br2NaOH गिनती की 2 ही रिएक्शन में आता है पूरी ऑर्गेनिक में, एक HBD, दूसरा हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में भी तो आप ये रिएजेंट यूज करते हो। अब हेलोफॉर्म तो दिखा नहीं पाएगा, ये तो एसिड है, आप इसमें अगर NaOH डालोगे तो एसिड बेस कर लेगा। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो पार्शियल की बात कर रहा है। तो कभी भी एग्जाम में गिवन नहीं होता है कि कंप्लीट है कि पार्शियल है, उसका आइडिया आपको खुद ब खुद लगाना पड़ेगा कि कंप्लीट होगा कि पार्शियल होगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला स्टेप बेटा Br2NaOH। अब आप खुद सोचो, RCN लिया तो RCONH2 बन रहा है, इसमें HBD करा दूंगा तो एक कार्बन कम हो जाएगा तो RNH2 बन जाएगा, या R की जगह पर क्या था बेंजीन, तो इसमें भी HBD का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखो, अब कुछ बच्चों ने देखा सर ये तो HBD का रिएजेंट है। बेटा अभी कहा ना, ये रिएजेंट गिनती के 2 ही रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, एक HBD और एक हेलोफॉर्म। HBD कराने के लिए अमाइड होना चाहिए था, क्या ये अमाइड है, नहीं, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है। तो पहला काम क्या होगा, आप ब्रोमोफॉर्म कराओगे, यानी ब्रोमोफॉर्म का मतलब क्या होगा, आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2, साथ में बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। भाई कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट ही तो बनता है, CH तो अलग हो जाएगा CHBr3 बनाकर, तो ये बन गया। इसके बाद अमोनिया हीट है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो पहले सॉल्ट बनता है, हीट करता है तो अमाइड बन जाता है। इसका मतलब जैसे ही मैं इसके अंदर अमोनिया और हीट डालूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं, मुझे फाइनल आंसर के तौर पर यह मिल रहा होगा, CH2 होगा, साथ में CONH2 होगा, अमाइड बन जाएगा ना। इसके बाद आपने क्या डाला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो अमाइन को, यानी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको अमाइन में कन्वर्ट करता है, देखो अमाइन ही बना रखा है। इसका मतलब क्या, इन तीनों रिएजेंट में से कहीं भी HBD किया आपने, नहीं की, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सर, फोर्थ में क्या हो रहा है, बेटा फोर्थ में पहले स्टेप में SNAE हो रहा है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, Cl को हटा देगा,
यानी पहले स्टेप में अमाइड बनेगा, उसके बाद एचबीडी करा दिया, यानी फोर्थ में भी एचबीडी का इस्तेमाल है। तो सिर्फ थर्ड रिएक्शन ऐसी थी जिसमें एचबीडी का इस्तेमाल नहीं है। कंसेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आपका लेवल अप करेंगे। मेक श्योर आप इन जैसे सवालों की भी प्रैक्टिस किया करें। सवाल को टफ देखकर छोड़ने से अच्छा है उसके साथ जाके भिड़ जाओ। भिड़ने का मतलब कुछ नया सीखने को तो मिलेगा एटलीस्ट आपको, है ना। आप आई थिंक आप मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। चलिए साहब, इसके बाद सर, इसके बाद अगला सवाल जिसमें बेंजामाइड की चर्चाएं करवा रहा है। आइए जरा सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एचबीडी कराओ बेंजामाइड का जिससे ए बनेगा। ठीक है भाई, बेंजामाइड का एचबीडी करा के ए मतलब एनिलीन की बात कह रहे हो ना आप। हाँ, मान लेता हूं भाई एनिलीन की चर्चा कर रहा है। इसके बाद ये विच अपॉन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म NaOH गिव्स बी। इसका मतलब एनिलीन में जब आप क्लोरोफॉर्म और बेस डालोगे, क्या एनिलीन एक प्राइमरी अमाइन है? बोलो यार। अगर एनिलीन प्राइमरी अमाइन है तो क्या वो कार्बाइल अमाइन दिखा सकता है? कार्बाइल अमाइन में आइसोसाइनेट बनता है, तो क्या मैं कह सकता हूं सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, जिसमें ए आपका एनिलीन बनेगा, बी आपका आइसोसाइनाइड बनेगा, जो कार्बाइल अमाइन के साथ करा के बनाते हैं। अरे समझ पा रहे चंपू? हाँ सर, बिल्कुल सर। कैसी बात कर रहे हो सर आप। चलो बेटा अगला सवाल जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूं, आप एक बार सवाल पढ़िए ध्यान से। जेईई मेन 2023 का पीवाईक्यू है, मैच द लिस्ट टाइप का सवाल है। आई थिंक आप सोच रहे होंगे, सोच लिया होगा आपने, एक ही ऑप्शन को देखकर ही आंसर आ जाएगा। इतना दिमाग ही नहीं लगाना, यहां पर टाइम बचाना है पेपर में। आप जरा सोचो एचबीडी का रिएजेंट कौन सा था? सर एचबीडी का रिएजेंट तो अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले बताया सर। एचबीडी का तो बेटा रिएजेंट कौन सा हुआ करता है? तो सर Br2NaOH। इसका मतलब क्या मैं ए को थर्ड से मैच कर सकता हूं क्या? क्लीमेंसन आपको पता है, एल्कोहल वाला सेशन, जिसने ना देखा हो जाकर एक बार फटाफट से देखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। वहां पर आप चेक करेंगे, क्लीमेंसन मैंने क्लियरली समझाया था, ZnHgHCl होता है, यानी जिंक एमलगम साथ में एसिडिक कंडीशन, जिसका काम कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करने का था। पर हाँ एसिड सेंसिटिव आता था तो बात वहां पर ध्यान रखते थे। तो क्लीमेंसन जब आप यूज करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं उसको आप 4 से मैच करा दो? बोलो भाई। केनिजारो आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं, इसका मतलब फर्स्ट के साथ मैच कर दो। रीमरटीमन आपने शायद अल्कोहल में पढ़ी होगी। यहां क्यों सवाल लाया हूं? क्योंकि रीमरटीमन में कार्बीन बनती है, क्लोरोफॉर्म और बेस लिया जाता है, तो ये सेकंड से मैच करा दो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए का 3 बी का 4। आप चेक कर लो, ए का 3 बी का 4 सी का 1 डी का 2। क्या मैं कह सकता हूं ए ऑप्शन है जिसकी हमें तलाश है? देखो वो मिल गया, देखो वो आ गया, यही तो है बेटा करेक्ट इसका आंसर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ये सवाल ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के डेटा से उठाए गए हैं। एनसीईआरटी में जो टेबल होते हैं, फिजिकल पैरामीटर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मूवमेंट, इन जैसी टेक्निकल चीजों की जो चर्चाएं होती हैं, तो सवाल आपके सामने है, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है ब्यूटेन 1 ऑल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, यानी यहां पर क्या बोल रहा है कि ये कंपाउंड है विच इज ब्यूटेन 1 ऑल। तो ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब है CH3 CH2 CH2OH, अरे यही तो होगा ना ब्यूटेन 1 ऑल। इसके साथ चर्चा करा रहा है इथॉक्सीथेन की, इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड है इथॉक्सीथेन। अब आप एक शानदार बात नोट करोगे, शानदार बात बताऊं आपको? अरे बोलो बताऊं क्या? हाँ सर बिल्कुल बताओ ना। क्या बेटा इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है क्या? जरा चेक करना, इसमें 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, H10 है और O है। इसका चेक कर, 1 2 3 4 4 कार्बन है क्या? 3 3 6 2 8 2 10, H10 है क्या और O है क्या? क्या दोनों आइसोमर हैं? सर ये चर्चा यहां, क्योंकि बेटा मोलर मास पे भी तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, दिमाग लगाओ। अब मोलर मास तो सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करेगा कायदे में अब उस पर, क्योंकि अगर आप सभी पैरामीटर को एक साथ चेंज कर दोगे, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मोलर मास पे या डाइपोल मूवमेंट पर या फिर एच बॉन्डिंग पर, काफी सारे मल्टीपल पैरामीटर होते हैं, ब्रांचिंग पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर मैं सभी पैरामीटर को एक साथ चेंज कर दूंगा तब तो मुझे सवाल करने के लिए लैब में जाना पड़ेगा। आपके पेपर में सवाल आएगा, आप बोलोगे टाइम प्लीज, आप 2 कंपाउंड लोगे, लैब में जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे, वापस एग्जामिनेशन सेंटर में आओगे, फिर टिक करोगे। इतना टाइम तो आपके पास नहीं है। तभी क्या करते हैं कि जब भी कंपैरिजन होता है ना तो कुछ पैरामीटर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहां पर कौन सा पैरामीटर फिक्स कर दिया? मोलर मास, ताकि मोलर मास के बेसिस पर एटलीस्ट बॉइलिंग पॉइंट डिफर ना करे। पर हां एक चीज यहां पर चीज चेक करनी है, वो आपको एच बॉन्डिंग।
हमें पता है अल्कोहल एक तो आइडियल कैंडिडेट है एच बॉन्डिंग का, मतलब जब भी एच बॉन्डिंग की बात होती है तो इसको बहुत प्रायोरिटी पर रखा जाता है, मतलब इसकी इतनी ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि कार्बोक्सिलिक के नीचे आता है ये, कार्बोक्सिलिक का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है। इसके बाद आपको पता है अल्कोहल का होता है, अल्कोहल के बाद अमाइंस का चालू हो जाता है, अमाइंस के बाद एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, मतलब कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर एल्काइल हैलाइड का, लास्ट में कहीं एल्केन का। मतलब अगर कभी भी बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो डाइमराइज करते हैं दोनों स्ट्रक्चर आपस में, एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग कहते हैं जिसको। इसके बाद क्या होगा, अल्कोहल की बारी आ जाएगी, अल्कोहल्स का आ जाता है। अल्कोहल के बाद आता है अमाइंस का, अमाइन में भी 1 डिग्री का सबसे आगे, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। एक आपको मैं जनरलाइज ऑर्डर दे रहा हूं। अमाइन के बाद किसका आएगा, तो बेटा अमाइन के बाद आएगा कीटोन का, कीटोन के बाद एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के बाद नॉर्मली आरएक्स टाइप का यानी एल्काइल हैलाइड का, और सबसे पीछे आते हैं एल्केन्स, क्योंकि एल्केन में तो किसी भी टाइप की बॉन्डिंग नहीं है, ना डाइपोल डाइपोल है, ना एच बॉन्डिंग है, कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो सेम लॉजिक है, ब्यूटेन 1 ऑल में हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दी, एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या मैं कह सकता हूं ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, बहुत आपकी हेल्प करेगा पेपर में, है ना। चलिए इसके बाद अगले सवाल पे बढ़ते, देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो चर्चा करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, सी पे टिक करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये अल्कोहल है तो एच बॉन्डिंग करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अच्छा, इसमें आपसे चर्चा क्या कर रहा है कि NH2 ग्रुप इन एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड अ पावरफुल एक्टिवेटिंग। बिल्कुल सही बात है, यानी क्या बेंजीन पर जब हम लोग NH2 लगाएंगे तो क्या ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है। हां, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग की कैटेगरी में डालते हैं, इसका प्लस एम बहुत ज्यादा होता है। तो एसर्शन यानी जो स्टेटमेंट 1 है ये तो टूरू है, टूरू। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ना तो एल्काइलेशन ना ही एसाइलेशन, ये भी टूरू है। अब सर एनिलीन क्यों नहीं दिखा पाता, तो शायद आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मान लेते हैं ये आपके पास एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो एल्काइल के साथ, यानी आपको यहां क्या दिया है RX, साथ में दिया जाता है अनहाइड्रस AlCl3। यही तो होता है ना बेटा रिएजेंट एल्काइलेशन का। अब AlCl3 का काम है RX के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, विच इज R+। पर भाई को यह रास आता नहीं है। एनिलीन कहता है कि मेरे होते हुए तू क्लोरीन के लोन पर खींच रहा है, ये तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, ये तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। तो नाइट्रोजन आगे आकर खुद इच्छा जाहिर करता है कि मैं अपने लोन पेयर दूंगा, भाई मैं बेस की तरह भी तो काम करता हूं। तो कायदे में AlCl3 को RX के साथ रिएक्शन करके R+ बनाना था, जिससे इलेक्ट्रोफाइल बनता, ऑर्थोपैरा पे जाके चिपकता, तब हम लोग उसको एल्काइलेशन कह पाते। असाइल में यहां पर आप RCOCl ले लेते। पर दिक्कत क्या है कि एनिलीन खुद ही लोन पेयर देकर आ जाता है AlCl3 को, और जैसी एनिलीन ने अपने लोन पेयर AlCl3 को दिए, यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग खेला हो जाता है। अब वो इंटरेस्टिंग खेला कुछ इस तरीके से है कि नाइट्रोजन जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एल्यूमिनियम के वेकेंट 3p ऑर्बिटल में, तो ये बन जाता है लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स, यानी ये आपका लुईस बेस है, ये आपका लुईस एसिड है, दोनों रिएक्ट करके लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो हो जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल को कैसे अट्रैक्ट करेगा, तो कैसे आप सब्स्टिट्यूशन कराओगे इलेक्ट्रोफिलिक वाला, है ना। कुछ आप मेरी बात से सहमत होंगे शायद। तो ये रीजन है कि क्यों एनिलीन ये रिएक्शन नहीं दिखा पाता है। ध्यान रखिएगा, काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर एनिलीन नहीं दिखा रहा होगा सर, तो क्या सर फिनॉल भी नहीं दिखाएगा ऐसे, तो क्योंकि सर फिनॉल में भी तो O के ऊपर लोन पेयर होते हैं। पर बेटा ऐसा किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि फिनॉल रिएक्शन नहीं करता। हां, यील्ड जरूर कम होती है, वो मैं टोटली इस बात से एग्री करता हूं कि फिनॉल के साथ अगर आप एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराओगे तो यील्ड बहुत कम होगी, पर रिएक्शन तो जरूर होगी। मतलब कहीं पर भी मुझे किसी किताब में ऐसा लिखा मिला ही नहीं कि फिनॉल भी रिएक्शन नहीं दिखाता है। हर किताब में एनिलीन के बारे में जरूर बताया गया है
कि एनिलीन नहीं दिखा पाता है क्योंकि उसका डोनेटिंग एबिलिटी आपको पता है फिनॉल से कहीं ज्यादा है। भाई नाइट्रोजन अपने लोन पे पहले देगा कि ओ पहले देगा? नाइट्रोजन पहले देगा। इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा बेस है, तो ज्यादा अच्छा बेस है तो जल्दी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जल्दी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, तो कैसे रिएक्शन को बढ़ाएगा, कैसे रेट को इंक्रीज करेगा? अरे बात समझ पा रहे हो ना आप? यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है भाई, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है ना? चलिए, हाँ ये सवाल ऐसा है जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है और एनसीईआरटी का डेटा भी है इसके बारे में। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपसे बोला जा रहा है एनिलीन का नाइट्रेशन कराया है और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में। आप चेक करोगे पैरा साथ में ये ऑर्थो या मेटा पर भी NO2 लगा हुआ है और ये ईल्ड आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल भी जाएगी कि पैरा वाला 51%, मेटा वाला 47%, ऑर्थो वाला 2%। आपसे पूछा है कि जब NH2 ऑर्थो पैरा है तो मेटा वाला बन क्यों रहा है? चलो बन भी जाता, पर इतना 47 क्यों बन रहा है भाई? 2% बन जाता। चलो तेरा मन रखने के लिए तेरे को बना भी देते अपन, 2% बन जाना, 47 बन रहा है, मतलब रायता का रायता फैला रहा है और बहुत काम बढ़ा रहा है हमारा। इसका मतलब इसका लॉजिक क्या है कि ये क्यों बन रहा है? तो इसका लॉजिक सिंपल सा होता है कि आपको पता है कि जो एनिलीन है उसमें नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ही, हां सर, और जब आपने इसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोले तो कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ आप यहां पर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो, इसी को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। अब क्योंकि ये अपने आप में एक एसिड का सोर्स है, ये अपने आप में एक बेस का सोर्स है, तो इन दोनों की प्रेजेंस में यहां एसिड बेस हो जाता है। एसिड बेस होने की वजह से ये बन जाता है एनिलीनियम आयन, और क्योंकि ये एक एनिलीनियम आयन है, हमें अच्छे से पता है, अब ये जो पूरा ग्रुप रहा होगा ये आपको पता है -I लगा रहा होगा, डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करेगा। और जितने भी डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं एक्सेप्ट हेलोजेंस, यानी ये मेटा डायरेक्टिंग की तरह बिहेव करेगा तो मेटा पर आमंत्रित करेगा। जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है उसका लॉजिक भी बता देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से और कॉपी में लिख लीजिएगा इस चीज को। अभी तक कहीं पर भी ये नहीं पूछा बताओ ये 51 क्यों बन रहा है, ये 47 क्यों बन रहा है, ये 2 क्यों बन रहा है। अभी तक हम लोग याद कर रहे थे, पैरा 51, मेटा 47, ऑर्थो 2, इसका लॉजिक बता रहा हूं, समझना। मुझे एक बात बताओ, ये जो पूरा ग्रुप NH3+ है ये -I लगा रहा है, बराबर, इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बराबर। कहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ऑर्थो पोजीशन से क्योंकि वो उसके करीब है। कहां से सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा? पैरा से क्योंकि सबसे दूर है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है? पैरा पर। सबसे कम कहां पर है? ऑर्थो पर। कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो? पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तभी तो इलेक्ट्रोफाइल वहां ज्यादा जाना प्रेफर कर रहा है, तभी तो 51% यील्ड है। मेटा पे कम क्यों जा रहा है? क्योंकि मेटा पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। ऑर्थो तो बिल्कुल इसके बाजू में लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा सफरर है वो, तो सबसे ज्यादा सफरर पोजीशन है ना ये तो ऑर्थो, क्योंकि तो सबसे करीब लगा हुआ है, करीब लगा तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर है। अगर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्यों ही जाएगा यहां पर, तो बेचारा मात्र 2% रहकर चुप हो जाता है। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। अब इसी सेम सेगमेंट पर, सेम सब टॉपिक पर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दिखेंगे। जैसे देखो ये वाला सवाल है, सेम पैटर्न पर है, आपको वापस से ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों दिए हैं, आपसे पूछा बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। बहुत सिमिलर पैटर्न पर है, तो आप जरा चेक करो। आपसे बोला कि ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा सो प्रोडक्ट बी इज नॉट पॉसिबल, ये तो इनकरेक्ट हो गया। बी बनता है भाई, अच्छा खासा बनता है, 47% बनता है। रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड बी विल बी द मेजर, नहीं मेजर तो पैरा वाला होता है, 51 बनता है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, रिएक्शन विल फॉर्म, ये तो है ही नहीं कुछ खास, तो फोर्थ ही ऑप्शन आ गया ना आपका। फोर्थ ऑप्शन का मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, कंपाउंड ए मेजर है, हमें पता है ये 51 है, ये 47 है, ये 2 है। क्या बात समझ पा रहे हो आप? चलिए साहब बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप देखो ये सेम टाइप का सवाल, देखो कितना रिपीटेटिव सवाल आते हैं। यहां पर तो भाई ने यील्ड ही पूछ डाली कि एबीसी में आप यील्ड बता दो, तो इसकी पता है 2 होती है, इसकी 47, इसकी 51, तो सी बी आंसर आ जाएगा क्या? सी बी आंसर आ जाएगा क्या? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, फोर्थ करेक्ट हो गया। अच्छा अब जरा कपलिंग के टाइप के सवालों पर आ जाते हैं। देखो इस सवाल में क्या पूछा आपसे, NaNO2 HCl है, साथ में KCN डाला है। ये आई थिंक आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। अच्छा हाँ, पहले सवाल आप खुद से सॉल्व करो भाई, पहले वीडियो को पॉज मारो, ऐसा काम नहीं चलेगा। पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद खुद से सोचो। देखो
आई थिंक आपने टिक कर लिया होगा कोई तो ऑप्शन। अब जरा मैच करके देखते हैं कि क्या कहती है जनता, जरा ध्यान से देखेगा भाई। एनिलीन आपको दिया था, हमने सबसे पहले ऐड कराया NaNO2 साथ में HCl, टेम्परेचर लिया जाता है 0 से 5, 0 से 5 या 273 से 278, बात बराबर है, सेल्सियस केल्विन, बस इतना ही अंतर है। तो सबसे पहले क्या बनेगा सर? तो सबसे पहले बनेगा बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको आप N2+ और Cl नेगेटिव इस तरह से दिखा सकते हो। इसके बाद क्या रिएजेंट डाला जा रहा है? KCN है, KCN। तो KCN आपको पता है इसको कन्वर्ट कर देगा साइनोबेंजीन में, यहां पर आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये तो आपका A बन गया, A, दिस इज A के बाद इसके अंदर क्या डलवा रहा है? तो ये करवा रहा है भाई साहब स्टीफन्स रिएक्शन, SnCl2HCl। आपको याद होगा ये तो स्टीफन्स रिएक्शन है। पहले स्टेप में आप ये लेते थे, सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलाइज भी करोगे, क्योंकि स्टीफन्स में पहले तो इमाइन बनता है। अरे पता है ना आपको कि पहले तो इमाइन बनता है। इमाइन कैसे बनेगा? पहले बनेगा CH डबल बॉन्ड NH, इमाइन बनेगा। इसका फर्दर जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड, यहां से आपको मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये बी ऑप्शन है। अब आप चेक कर लो, ए साइनोबेंजीन होना चाहिए, बी बेंजल्डिहाइड होना चाहिए। तो क्या सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? इस तरह के सवाल आएंगे, है ना। अच्छा ये देखो, ये मैच द लिस्ट टाइप का सवाल बन गया, जिसमें आपको 4 रिएक्शन दिए, यहां से मैच करना है। तो पहली वाली देखो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में Cu2Cl2, दूसरी वाली में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में CuHCl। अब ये रिएक्शन का काम सेम है, नाम में कंफ्यूजन होता है, तो इसको अवॉइड करने का एक मैं आपको हैक बताता हूं, आपको कभी भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं भूलोगे। देखो इन दोनों में से एक रिएक्शन सैंडमेयर है, एक गेटरमान है, ये तो आप सभी को पता है, पर पेपर के प्रेशर में हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सी सैंडमेयर कौन सी गेटरमान। तो एक मैं आपको तरीका बताता हूं। सैंडमेयर रिएक्शन में सैंड आ रहा है, तो कॉपर का सॉल्ट जिसमें है, आप सॉल्ट को सैंड से रिलेट कर देना। जिसमें कॉपर का सॉल्ट है वो सैंडमेयर है, जो प्रॉपर कॉपर है वो गेटरमैन है। तो ये तो प्रॉपर कॉपर है, ये कॉपर का सॉल्ट है, Cu2Cl2 कॉपर का सॉल्ट है, इसका मतलब ये तो सैंडमेयर है, ये गेटरमान है। अरे बात समझ गए होंगे आई थिंक आप, है ना। बताना नीचे कमेंट में कैसा लगा आपको ये जुगाड़। इसके बाद CH3 CH2Cl के 2 मोल ले रहे हैं और दोनों कंपाउंड सेम है। क्या मैं कह सकता हूं ये तो वुड्स रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन की, और नीचे वाली फिटिक है, फिटिक। तो मैच कर दो। ए को मैच करना है 2 के साथ, तो ए को 2 के साथ मैच कर दिया। बी को मैच करना है 4 के साथ, सी को मैच करना है वुड्स फर्स्ट के साथ, और इसको मैच करना है 3 के साथ। तो चेक कर लो 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो क्या सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। इस तरह के सवाल आपको देखने में मिलेंगे। अच्छा, एक का सवाल थोड़ा सा कपलिंग का टाइप का भी कर लेते हैं, कपलिंग का टाइप का भी सवाल कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में बोला है पहले स्टेप में एक्स बनाओ। अरे ये तो क्या ही है, आपको पता है ये तो डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा एक्स, एक्स में वाटर डाल दो तो फिनॉल बन गया। अरे तो क्या ही है, इसको तो क्या ही डिस्कस कर रहे हैं। यानी क्या मैं कह सकता हूं थर्ड आंसर आ जाएगा ना भाई, पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फिर वाटर डालेंगे फिनॉल बन गया। आप नीचे कमेंट में बताना कि जब अपन फिनॉल में Zn डस्ट डालेंगे तो क्या बनेगा, ये नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ए क्या होगा, ए का क्या नाम होगा, नीचे सभी बच्चों को कमेंट करना है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो 273 से 278, क्या मैं कह सकता हूं ये तो कपलिंग रिएक्शन हो गई, डायजोटाइजेशन है, डायजोटाइजेशन है। सबसे पहले आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है NN डाइमिथाइल एनिलीन, टर्सरी अमाइन है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करते करते पैरा तक पहुंचेगा, पैरा पे नेगेटिव आएगा तो भाई नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब जो कनेक्टिविटी की बात करेंगे, जो एजो डाई टेस्ट जो डाई बनेगी यहां पर वो ऐसी ही तो दिखाई देगी, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल होंगे, यहां पर आ जाएगा N डबल बॉन्ड N और यहां पे बन जाएगी बेंजीन रिंग। और क्योंकि आपने यहां पर N डबल बॉन्ड N बनाया, इसी वजह से तो इसको एजो का नाम देते हैं, कलर्ड डाई होती है, एजो डाई टेस्ट बोलते हैं इसको, एजो डाई। कपलिंग रिएक्शन कह सकते हो आप, एजो डाई कह सकते हो। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर।
तो पहले केस में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनना चाहिए, उसके बाद पैरा से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यहां कनेक्टिविटी ऑर्थो से है, तो ऑब्वियसली जो सेकंड होगा वो आंसर आ जाएगा आपका, है ना। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगले में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दी गई है, आपको Z के बारे में बताना है। तो क्या मैं कह सकता हूं पहला जो रिएजेंट है ये तो डाइजोनियम सॉल्ट के लिए फिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब यहां सबसे पहले आप क्या करोगे, डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे, N2+Cl नेगेटिव, यहां पे Br दिखाई देगा। इसके बाद Cu2Br2। जरा बताइएगा वीडियो को पॉज करके, सैंड मेयर की गेटरमान है सर, अब नहीं भूलूंगा मैं, कॉपर का सॉल्ट है सर, सैंड मेयर है। इसका मतलब Y जो होगा, Y में क्या यहां पे Br आ जाएगा क्या, और एक Br तो यहां लगा ही हुआ था। इसके बाद नाइट्रेशन है, और आपको पता है जो हेलोजेंस होते हैं वो बेशक वीकली डीएक्टिवेटिंग हैं पर होते तो ओपी हैं, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। इसका मतलब ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन है उस पर NO2 आके लग जाएगा, तो आप NO2 यहां लगा दो नाइट्रेशन में। अच्छा सर आपने तो इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में पैरा पे लगा दिया, पर इसके रिस्पेक्ट में तो ऑर्थो पे हो गया। तो अगर मैं ये बना रहा हूं, मेरा आंसर तो ये आ रहा है, और आपका आंसर, मेरा आंसर तो सर अलग अलग दिख रहा है। बेटा वो कोई अलग नहीं दिख रहा है, ये दोनों सेम कंपाउंड है, दोनों का यूपीएससी नाम तो एक ही है। आप ये बनाओ चाहे ये बनाओ, बात बराबर है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, चेक कर लो, सी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके के सवाल आपको देखने में मिलेंगे। अब एक सवाल मैं आपको देकर जा रहा हूं, मेक श्योर आप इसका आंसर मुझे फटाक से चैट में बताकर देंगे। एक जो मैंने भी आपसे आंसर पूछा था, एक तो ये था, फिनॉल में जिंक डस्ट डालेंगे तो क्या बनेगा। सभी बच्चों को इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, और आई होप आपने इस पूरे सेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चर्चाएं की होंगी और कुछ नया कुछ आपने सीखा होगा, है ना। यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो अगला जो सेशन होगा हमारा, उसमें हम लोग एक नए चैप्टर की चर्चाएं करेंगे जिसका नाम होगा बायोमॉलिक्यूल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से हर एक इंपॉर्टेंट चीज को नोट कर लीजिएगा। और सवाल मैं वापस से रिपीट कर देता हूं लास्ट में, आपको नीचे कमेंट करके मुझे यह बताना है कि फिनॉल में जब जिंक डस्ट डालेंगे तो फाइनल कंपाउंड ए क्या बनेगा, उसका नाम सभी बच्चों को नीचे मुझे मेंशन करके बताना है। और कैसा लगा आपको ये लेक्चर उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको, है ना। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बायोमॉलिक्यूल में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।